पुलिस अपने स्तर से पहले तो पूछताछ करना शुरू करती है। अब ये दोनों पुलिस को बरगलाना शुरू करते हैं। इनको ये लगता है कि पुलिस जैसे बच्चा हो। दोस्तों, पुलिस अगर किसी केस में सही सही अपनी ताकत लगाकर और सही तरीके से किसी भी चीज की, किसी भी अपराध की गुत्थी को सुलझाने पर आ जाए ना, तो 7 परत नीचे जमीन के भी अगर आरोपी छुपा हो तो उसे खोजकर निकाल लेती है। बस जरूरत है पुलिस को सही समय पर जगने की, और पुलिस इस केस में वही कर रही थी। यानी पुलिस अब लगातार 3 साल बाद जग चुकी थी। अब पुलिस जब दोनों से पूछताछ करती है, पुलिस को बरगलाना शुरू करते हैं। पुलिस अब अपने सही दिमाग का इस्तेमाल शुरू करती है। पुलिस लेडीज पुलिस को निधि को दे देती है। लेडीज पुलिस निधि को पाकर बहुत खुश हो जाती है, और इधर पहलवान साहब को जेंट्स पुलिस को दे देती है कि थोड़ा इनकी जिम की कसरत बॉडी की कर दीजिए। घर वाले उस दुल्हन को देखते हैं तो घर वालों को एक बार यकीन नहीं होता है कि जिस तरीके से उनका बेटा है उससे कई गुना अच्छी उनकी बहू आई है घर में। और जब दूल्हा यानी कि उसका पति आके दुल्हन को अपनी देखता है, तब उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल पाता है, और वो भी अंदर अंदर सोचकर इतना खुश था कि उसे आज इतनी सुंदर बहू मिल गई है। आलम यह था कि शायद उस गांव में आस पड़ोस या किसी घराने में ऐसी दुल्हन आज तक नहीं आई थी, बहुत ही सुंदर। और आलम यह हुआ कि धीरे धीरे समय गुजरने लगा, और वो व्यक्ति जब अपनी दुल्हन को लेकर मार्केट में शॉपिंग कराने या कहीं किसी जगह जाता था, तो जो लोग भी उसकी दुल्हन को देखते थे, एक बार उसके मुंह से जरूर ये निकलता था कि भाई साहब, आपकी दुल्हन बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर है। एक गाना तो सुना होगा, जाने कब नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। जी हां दोस्तों, आज जो कहानी सच्ची मैं सुनाने चल रहा हूं, इसी दुल्हन की, जिसकी कहानी सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से यकीन मानिए एक बार जमीन खिसक जाएगी, और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, और आपके मुंह से सिर्फ एक बात निकलेगी कि हे ईश्वर, सब कुछ करना, तुम चाहे सुंदर बीवी घर में देना, सुंदर बहू घर में देना या मत देना, लेकिन ऐसी बहू किसी को भी नसीब ना हो। और आप इस पूरी सच्ची कहानी को सुनकर यही कहेंगे कि हे भगवान, ईश्वर कभी भी किसी को ऐसी पत्नी ना दे। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है वाकई में झकझोर देने वाली है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है दोस्तों, कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और आपका एक लाइक हमें मिलता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपको सतर्क करने में, आपको जागरूक करने में, आप तक ऐसी कहानियां बनाकर पहुंचाने में, जिससे आप पूर्ण रूप से सतर्क रहे, सजग रहे, और दुनिया के हर चीजों से आप अपने आप को महफूज रख सके। दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक तो कर ही देना। और सबसे पहले मैं शुरू करता हूं उन लोगों के नाम, कुछ चंद लोगों के नाम है जिनके कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुए थे। और आपको बता दूं कि इस चैनल पर एक मुहिम चल रही है, जिन लोगों का कमेंट हमें हमारी कहानी पर प्राप्त होता है और जिनका सपोर्ट हमें मिलता है, उनका नाम हम कहानी में जरूर लेते हैं। तो आपसे भी मेरी एक छोटी सी और विनती है कि आप इस कहानी पर कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट करने के बाद यह भी बता दीजिएगा कि आप ये पूरी कहानी कहां से देख रहे थे। फिलहाल उन लोगों के नाम, सबसे पहला नाम है जो कहानी पर जिनका सपोर्ट प्राप्त हुआ था, वो है अनिल बिधूड़ी राजस्थान से। दूसरा नाम है गौतम भाले राव। फिलहाल इन्होंने अपने जगह स्थान का नाम नहीं बताया है, और आप बता देना कि आप कहानी किस जिले से, किस प्रदेश से, किस गांव से, किस जगह से सुन रहे थे। तीसरा नाम है शोएब खान, जो कि रामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कयूम अंसारी हैं। एस सरवल है महाराष्ट्र से। अजीत कुमार जी दिल्ली से कहानी देख रहे थे और उनका प्यारा सा कमेंट और सपोर्ट हमें प्राप्त हुआ था। विजय सिंह है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, इनका भी प्यारा सा कमेंट हमें प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिनका सपोर्ट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। अब बिना देरी करे, बिना आपका समय जाया करे, कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कई मामलों में अलग कहानी है। कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है
तो एक समय ऐसा आता है जब वो फूटता जरूर है। ये भारतवर्ष की एक ऐसी पत्नी की कहानी है जो अपने पति को मौत के घाट उतरवाने के बाद, यानी कि जब उसके पति की हत्या हो जाती है, तब वो सोचती है कि अब तो 3 साल का दिन गुजर गया है, और अपनी प्रेमी के बाहों में बाहें डालकर जगह जगह मजे कर रही थी, जगह जगह ऐश कर रही थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और उससे ज्यादा लंबा होता है ऊपर वाले का हाथ। जब भी पाप का घड़ा भरता है तो एक दिन फूटता जरूर है। फिलहाल ज्यादा समय ना जाया करते हुए कहानी को तुरंत ही स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने चल रहा हूं, यह सच्ची कहानी है अपने भारतवर्ष की। भारतवर्ष में हरियाणा राज्य का एक जिला पड़ता है पानीपत। पानीपत में एक लड़का जिसकी उम्र अभी महज 35-38 साल की थी, 2 बच्चे थे, उसकी जिस लड़की से शादी हुई थी उसका नाम निधि था, जिसका जिक्र मैंने कहानी में पहले ही किया था। निधि देखने में बहुत सुंदर, हष्ट-पुष्ट शरीर, सब कुछ अच्छा खासा, लोग बहुत बड़ाई कर रहे थे शादी के बाद ही। का जीवन यानी कि निधि का और उसके पति विनोद का शादी होने के बाद अच्छी तरीके से चलने लगता है। दोनों 5-6 साल जिंदगी के गुजार लेते हैं। दोनों को 2 संतानें, एक बेटा और बेटी ऊपर वाला दे देता है। धीरे धीरे समय जब गुजरने लगता है, लॉकडाउन का समय आ जाता है सन 2020 में लॉकडाउन हो जाता है। लॉकडाउन होने के बाद आपने देखा होगा कि सबके काम धंधे पूरी तरीके से ठप हो गए थे, और जो पति विनोद होता है, विनोद उसी पानीपत में कंप्यूटर का अपना इंस्टीट्यूट चलाता था, जहां वहां के लोकल बच्चों को कंप्यूटर की अच्छी खासी शिक्षा दिया करता था। हालांकि विनोद पढ़ने में बहुत अच्छा था, कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज था, इसलिए उसका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का काम अच्छी तरीके से चल निकलता है। विनोद 2 भाई थे। एक भाई जो विनोद का छोटा भाई था वो ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता था, वो भी बहुत अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। जीवन की रफ्तार धीरे धीरे अच्छी तरीके से चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक 5 अक्टूबर 2021 को, जबकि लॉकडाउन खत्म हो चुका था, प्रतिष्ठान, दुकानें सब अपने धंधे बिजनेस की तरफ धीरे धीरे वापस आ रहे थे। विनोद ने भी वो अपना कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट कुछ दिन पहले ही चलाना स्टार्ट कर दिया था। 5 अक्टूबर 2021 को विनोद शाम के टाइम अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर खाली था, तो सामने ही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के कुर्सी लगाकर बेचारा बैठकर मोबाइल फोन पर बात ही कर रहा होता है कि अचानक पंजाब नंबर की एक ट्रक तेजी से आते हुए विनोद के ऊपर चढ़कर चली जाती है। और जब विनोद के ऊपर ट्रक चढ़ के चली जाती है तो कुछ देर बाद ही वो ट्रक महज 100 मीटर बाद एक पोल से जाकर टकरा जाती है और ट्रक वहीं पे रुक जाती है। अब चूंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, घटना मेन मार्केट में हुई थी, ट्रक को तुरंत पकड़ लिया जाता है। वहां पे लोकल के काफी लोग आ जाते हैं। ट्रक को पकड़ने के बाद बाकायदा ट्रक का जो ड्राइवर था उसे पकड़ा जाता है, जिसे पुलिस गिरफ्तार करती है और बाद में अपना नाम वो देव सुनार बताता है। देव सुनार को पुलिस गिरफ्तार करती है और कहती है कि तुमने ये गलत तरीके से ड्राइविंग की ट्रक, और इसकी वजह से विनोद की पूरी जिंदगी तबाह हो गई और वो उसका हाथ पैर सब कुछ अब काम करने लायक नहीं है। हालांकि विनोद की किस्मत अच्छी थी, वो बच जाता है। अब इस पूरे मामले में पुलिस को किसी भी तहकीकात या पुलिस को किसी भी जांच करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बाजार के काफी लोगों ने ट्रक को अपने आंखों से देखा था विनोद के ऊपर चढ़ते हुए, और सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। इसलिए किसी के ऊपर कोई शक करना या किसी भी चीज की ऐसी गुंजाइश नहीं थी। अब कुछ दिन बाद विनोद हॉस्पिटल से छूट जाता है, डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं और अपने घर आता है। घर आके वो अपने रहने लगता है। उसके बाद 2-3 महीने और बीतते हैं, यानी कि ये घटना अक्टूबर की थी। धीरे धीरे दिसंबर आ जाता है, कड़कड़ाते की ठंड थी। 15 दिसंबर की तारीख थी, सन था 2021। 15 दिसंबर 2021 को वही व्यक्ति जिसने ट्रक चढ़ाया था, जिसका नाम दीपक सुनार था और पंजाब का रहने वाला था, वो बाकायदा विनोद के घर आता है और विनोद से कहता है कि देखो भाई साहब, मैंने आपके ऊपर ट्रक जानबूझकर नहीं चढ़ाई थी। जो आपने मेरे ऊपर मुकदमा किया है,
इज्जत इसी में है कि आप मुकदमे को वापस ले लो, अन्यथा मैं आपकी जान भी ले लूंगा। अब विनोद जब इस तरीके से बातों को सुनता है तो कि भाई साहब अगर आप प्यार से कहते तो मैं एक बार सोच भी लेता, लेकिन आप इस तरीके से कह रहे हो, इस तमीज से बात कर रहे हो, गुस्से में बात कर रहे हो और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हो, तो ऐसा है कि आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं, मैं इस केस को कदापि वापस नहीं लूंगा। और फिर अचानक वो अपने पॉकेट में रखी पिस्टल निकालता है और विनोद के ऊपर 3-4 फायर लगातार झोंक देता है और विनोद की वहीं पर हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद चूंकि सीसीटीवी कैमरा उस समय भी लगे थे, जब फायर होता है तो मोहल्ले के कई लोग और विनोद की पत्नी भी दौड़ कर आती है और बाकायदा दीपक सुनार को पब्लिक वहीं पर घेर कर पकड़ लेती है। फिर पुलिस आ जाती है और उस दीपक सुनार को, जिसने पहले ट्रक भी चढ़ाया था और अब हत्या कर दी थी, पकड़ लिया जाता है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद पुलिस को इस मामले में कोई भी जांच करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह व्यक्ति जिसने ट्रक चढ़ाया था उसने पूरा मामला कबूल कर दिया कि मैं उन्हें समझाने गया था लेकिन उन्होंने नहीं समझा, इसलिए मैंने उनकी हत्या कर दी। पुलिस को पूरे किसी सुराग की जरूरत नहीं थी क्योंकि पब्लिक वहां पर इकट्ठा थी। और दूसरी चीज ये कि विनोद की वाइफ ने भी बाकायदा गवाही दी कि हाँ, उनके पति की हत्या बाकायदा घर में घुसकर उनके सामने की गई है। पुलिस ने उनकी वाइफ की दलीलों को सुनते हुए और मोहल्ले वालों और सीसीटीवी कैमरे की पूरी निगरानी करने के बाद ये पाया दीपक सुनार ही वास्तव में विनोद का कातिल है। पुलिस ने फाइल को क्लोज कर दिया, दीपक को जेल भेज दिया। दीपक अब जेल की सजा काटने लगा और इधर विनोद की पत्नी निधि के पास एक बेटी होती है। अपने बेटी को वो अपने मायके भेज देती है और अपने बेटे को अपने छोटे देवर के पास, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता था, विनोद का छोटा भाई, उसके पास भेज देती है। अब बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहने लगता है। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है दोस्तों। 2021 की घटना है ये, 15 दिसंबर 2021 की। 2021 गुजर जाता है, 2022 गुजर जाता है, 2023 गुजर जाता है, 2024 आ जाता है, यानी विनोद की हत्या को हुए अब टोटल 4 साल गुजर चुके थे। अब विनोद की पत्नी निधि को यह लग रहा था कि अब वो स्वच्छंद है, आजाद है, जहां जो चाहे वहां वो कर सकती है, ऐसा करने भी लगती है। दरअसल आगे की कहानी क्या थी, ये सब कैसे हुआ, वो मैं पूरी कहानी में आखिरी तक आपको बता दूंगा। आप पूरी कहानी में आखिरी तक बने रहिएगा। अब धीरे धीरे समय गुजर जाता है। जुलाई 2024 में पानीपत के पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत के मोबाइल नंबर पर एक व्हाट्सएप आता है। उस व्हाट्सएप मैसेज में लिखा होता है कि सर, जो विनोद बराड़ा की हत्या हुई थी, उस विनोद बराड़ा की हत्या में असली गुनहगार जो दीपक है, जो ड्राइवर है ट्रक का, जिसने हत्या की है, जिसने ट्रक ड्राइव करते वक्त भाई पर मेरे चढ़ाई थी, असली गुनहगार वही नहीं है। इस पूरी हत्या के प्रकरण की अगर सही से जांच की जाए तो कहीं ना कहीं से गुनहगार विनोद के खुद अपने शामिल होंगे। अब पुलिस कप्तान दिन में बड़ा बिजी रहते हैं, वो ध्यान नहीं देते उस मैसेज को, लेकिन शाम को जैसे ही वो फिर बैठते हैं, देखते हैं कि वही मैसेज दोबारा से उनके पास आता है। अब उस नंबर पर पुलिस कप्तान साहब कॉल करते हैं, बाकायदा बात होती है। पुलिस कप्तान जब अपने हुक्मरानों को ये आदेश देते हैं कि 2021 में जो विनोद बराड़ा हत्याकांड हुआ था, जिसमें ट्रक वाले ने गोली चलाई थी, उसकी फाइलें चाहिए। अगले दिन जब पुलिस कप्तान साहब उन फाइलों को मंगाकर और बारीकी से निरीक्षण करना शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ न कुछ इस पूरे मामले में, इस हत्याकांड में झोल तो है और जो मैसेज आया है वो गलत तरीके से नहीं आया है। अब पुलिस कप्तान साहब कोर्ट की जो कार्यवाही चल रही थी उसका संज्ञान लेना चाहते हैं तो पता चलता है कि दीपक सुनार, जो कि इस केस का मुजरिम था, उसको अब कुछ दिन बाद ही सजा सुनाई जानी है। अब पुलिस कप्तान साहब अगले दिन कोर्ट में पहुंचते हैं, दलील देते हैं कि कोर्ट महोदय, हमें कुछ जांच अभी और करनी है, जिसलिए अभी इस जो हत्या अभियुक्त है दीपक सुनार, जो ट्रक का ड्राइवर है, उसको अभी सजा ना सुनाई जाए, कुछ दिन की मोहलत हमें और दी जाए। हम इस केस को फिर से खोलना चाहते हैं और इस केस की फिर से जांच करना चाहते हैं। अब पुलिस कप्तान साहब बाकायदा दीपक सुनार, जो कि ट्रक का ड्राइवर जेल में था, उसके पास जाते हैं
उससे पूछते हैं, वो कुछ बताने को तैयार नहीं होता है। फिर पुलिस का दिमाग आप जानते हैं, पुलिस जब अपना दिमाग लगाती है तो वो एक एक चीजों को खोजकर निकाल लेती है। फिर दीपक सुनार के नंबर को लगातार ट्रेस पे लगाया जाता है। हालांकि वो जेल में था, लेकिन जेल में भी आप जानते हैं कि पैसे के दम पर मोबाइल चलाया जा सकता है। अब दीपक सुनार का जो पुराना नंबर था, जिस दौरान उसने ट्रक चढ़ाया था और जिस दौरान उसने हत्या की थी, और जो नंबर चुपके से पुलिस वालों को यह पता चला कि दीपक सुनार के पास जेल में चल रहा है, उन तीनों नंबरों की जब बाकायदा कॉल डिटेल निकाली गई तो उन कॉल डिटेल में एक नंबर ऐसा मिला जिसकी लगातार दीपक सुनार से, यानी कि उस हत्या करने वाले ट्रक ड्राइवर से बातचीत होती थी। वो और कोई नहीं था, उसी पानीपत में एक जिम का ट्रेनर था जो बाकायदा एक जिम को चलाता था। अब पुलिस चुपके से उस जिम ट्रेनर के नंबर की कॉल डिटेल निकालती है और ट्रेस पर लगाती है, तो पुलिस वालों को पता चलता है कि जो ट्रेनर है, जिसका नाम सुमित उर्फ बंटू है, सुमित उर्फ बंटू लगातार हत्या के पहले भी और हत्या के बाद भी वो विनोद की पत्नी निधि से लगातार बातें किया करता था। अब पुलिस संदेह के पूरे तरीके से घेरे में ले लेती है दोनों को कि कहीं ना कहीं से इस ट्रक ड्राइवर जिसने हत्या की है और विनोद की पत्नी निधि और सुमित पहलवान में कुछ न कुछ कांटा जरूर है। अब पुलिस बाकायदा निधि को गिरफ्तार करती है और सुमित और बंटू पहलवान जो कि जिम का ट्रेनर था उसको गिरफ्तार करती है। पुलिस अपने स्तर से पहले तो पूछताछ करना शुरू करती है। अब ये दोनों पुलिस को बरगलाना शुरू करते हैं। इनको ये लगता है कि पुलिस जैसे बच्चा हो। दोस्तों, पुलिस अगर किसी केस में सही सही अपनी ताकत लगाकर और सही तरीके से किसी भी चीज की, किसी भी अपराध की गुत्थी को सुलझाने पर आ जाए ना, तो 7 परत नीचे जमीन के भी अगर आरोपी छुपा हो तो उसे खोजकर निकाल लेती है। बस जरूरत है पुलिस को सही समय पर जगने की, और पुलिस इस केस में वही कर रही थी। यानी पुलिस अब लगातार 3 साल बाद जग चुकी थी। अब पुलिस जब दोनों से पूछताछ करती है, पुलिस को बरगलाना शुरू करते हैं। पुलिस अब अपने सही दिमाग का इस्तेमाल शुरू करती है। पुलिस लेडीज पुलिस को निधि को दे देती है। लेडीज पुलिस निधि को पाकर बहुत खुश हो जाती है और इधर पहलवान साहब को जेंट्स पुलिस को दे देती है कि थोड़ा इनकी जिम की कसरत बॉडी की कर दीजिए। अब जब दोनों की बॉडी की जिम की सही से कसरत की जाती है, तब दोनों ने जो पूरी घटना को अंजाम दिया था, जो कबूलते हैं, वाकई में सुनने के बाद आपके भी एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुमित और निधि दोनों 2020 में जब लॉकडाउन का समय चल रहा था, लॉकडाउन खत्म होता है, पत्नी निधि अपने पति विनोद से कहती है, जिसके लिए वो करवा चौथ की व्रत रखती थी, जिसके लिए वो लंबी उम्र की दुआ करती थी अपने पति के, उसी पति को जो उसकी हर ख्वाहिश को, छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा कर रहा था, चाहे वो छोटा मांगे, बड़ा मांगे, अच्छा मांगे, बेकार मांगे, जो भी मांगता था वो पति उसको लाकर दे रहा था। उस पति से कहती है कि देखो, लॉकडाउन में मैं लगातार घर बैठी रही और मेरी बॉडी अब मोटी हो जा रही है, अब मैं जिम जाना चाहती हूं। उसका पति सुमित उसे परमिशन दे देता है और उसके बाद वो जिम जाने लगती है। लेकिन जिम 1-2 महीना करते ही उसे धीरे धीरे जिम के ट्रेनर, जिम के जो मेन मालिक था सुमित उर्फ बंटू पहलवान से, उसका प्यार संबंध हो जाता है। दोनों एक दूसरे से संबंध में आ जाते हैं। अब निधि सुमित के प्यार में इतना पागल हो चुकी थी, वो किसी हद से गुजरने को तैयार हो जाती है। और ये बातें जब उसके पति विनोद को पता चलती है, तो विनोद एक दिन बैठकर अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो निधि, ये समाज में अच्छी बातें नहीं है, हमारे 2 बच्चे हैं, अगर समाज वाले लोग ये सब चीजें जानेंगे तो समाज में हमारा एक अच्छा खासा रुतबा है, हमारा एक अच्छा खासा नाम है, समाज वाले हमारे घर और हमारे खानदान के ऊपर थूकेंगे। अब तुम जिम जाना बंद कर दो। अब निधि जिम जाना बंद कर देती है और अपने पति विनोद से कहती है कि ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो मैं जिम जाना बंद कर दूंगी। जिम तो जाना बंद कर देती है दोस्तों, लेकिन वो लगातार सुमित पहलवान से घंटों घंटों फोन पर चिपकी रहती है। और ये बातें जब विनोद को पता चलती है कि ये जिम जाना बंद कर दी है, लेकिन लगातार ये सुमित पहलवान से बात करती है, एक दिन गुस्से में आकर विनोद अपनी पत्नी निधि के ऊपर हाथ छोड़ देता है। और जब अपनी पत्नी के ऊपर हाथ छोड़ देता है
उसके बाद से मामला पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और फिर उसकी पत्नी निधि सुमित से मिलती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब शादी करने वाली हूं और मैं अब अपने पति विनोद को रास्ते से हटाना चाहती हूं। अब दोनों दिमाग लगाते हैं बैठकर और उसके बाद ट्रक ड्राइवर को इसके काम के लिए 5 लाख रुपए दिए जाते हैं दीपक सुनार को कि उसको जान से मार दो। और दीपक सुनार जो कि पंजाब नंबर की ट्रक लेकर 5 अक्टूबर 2021 को विनोद की दुकान के सामने उसके ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन संयोग कहिए, इत्तेफाक कहिए कि विनोद बच जाता है। अब जब बच जाता है तो उसकी पत्नी निधि ने ही सुमित पहलवान को 5 लाख रुपए अपने पति को मरवाने के लिए दिए थे जान से। अब सुमित और निधि दोनों उस ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं चुपके से जब वो जेल से बाहर आता है और कहते हैं कि हमने तो आपको 5 लाख रुपए दे दिए लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। ट्रक ड्राइवर कहता है कि 5 लाख रुपए और दो, मैं अब की बार आपका काम पूरी तरीके से कर दूंगा। अब फिर दोबारा सुमित उर्फ बंटू पहलवान निधि से यानी कि विनोद की स्वयं की पत्नी से कहता है कि जो अब उसकी प्रेमिका हो चुकी थी कि देखो मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ऐसा करो 5 लाख का इंतजाम और करो। और फिर वो अपने पति के कमाए हुए 5 लाख रुपए सुमित और बंटू पहलवान को दे देती है और सुमित और बंटू पहलवान वो 5 लाख रुपए देव सुनार ट्रक के ड्राइवर को दे देता है जब वो जमानत पर छूट कर आता है। और इस बार 15 दिसंबर 2021 को उसके घर आता है और समझाता है और जब वो नहीं समझता है तो उसे गोली मार देता है। अब ये दोनों पुलिस के सामने अपनी पूरी घटना कबूल कर चुके थे और 4 साल बाद इस पूरे हत्याकांड की परत पूरी तरीके से खुल चुकी थी। लोगों का, परिवार वालों का, समाज वालों का और पुलिस वालों का यह मानना था कि असली गुनहगार जो है वो दीपक उर्फ देव सुनार है जो कि ट्रक का ड्राइवर है, लेकिन इस पूरे मामले में असली जो गुनहगार थी वो विनोद बराड़ की पत्नी स्वयं निधि थी। दोस्तों ये है आज का जमाना। आज के जमाने में किसके ऊपर विश्वास करें, किसके ऊपर यकीन करें, यह कह पाना बहुत मुश्किल हो गया है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था दोस्तों। इस कहानी को सुनाने का, आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक मकसद था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने आंख, नाक, कान सब कुछ खुले रखें क्योंकि अनहोनी कभी भी किसी के साथ हो सकती है। दोस्तों तो ये थी आज की पूरी सच्ची कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, पत्नी निधि के बारे में आपका क्या कहना है, आप पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप ये कहानी किस जिले से, किस प्रदेश से, किस गांव से, कहां से देख रहे थे ये भी हमें जरूर बताएं ताकि मैं अगली आने वाली कहानी में आपका नाम जरूर लूं। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची कहानी के साथ आपको जागरूक करने के लिए, आपको अलर्ट करने के लिए जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।